नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटोरिया। उत्तराखंड चुनाव 2022 से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन होने पर हरक ने कहा कि बीजेपी ने यहां मनगढ़ंत खबरों के आधार पर उन्हें हटाया है और कहा कि वह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। हरक सिंह रावत ने भावुक होते हुए अपना दुख जताया और हरक सिंह ने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। अमित शाह ने कहा था कि अंतिम समय तक दोस्ती रहेगी। उन्होंने शाह से दोस्ती निभाते हुए पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने मुझे निकाला है। हरक सिंह ने बताया कि उन्होंने बीजेपी से कहा था कि वे चाहते नहीं लड़ना है, बल्कि बहुअनुकृति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस में जाने की अभी तक बात नहीं की थी, ये फर्जी खबर है और हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, मुझे उनका नेतृत्व स्वीकार है। वहीं हरक सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस से ही सरकार बनाएगी और वह कांग्रेस के लिए अब पूरी तन मन से काम करेंगे। रावत के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। और आपको बता दें कि बीजेपी से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह काफी भावुक होते हुए दिखाई दिए। और आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी मोहनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहनिया जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी की यह कार्रवाई कितनी सही और कितनी जायज ठहराई जा सकती है? देखिए, ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है, ये केवल प्रदेश की जनता में की आंखों में धूल झोंकने का काम है। जो व्यक्ति 5 साल से आपकी सरकार में मंत्री है, 5 साल से लगातार आपके साथ काम कर रहा है, आज 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को याद आ रहा है कि वो ठीक नहीं है। और मैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को बराबर इस मामले में मैं दोषी मानूंगा कि पिछले 20 सालों से केवल वही लोग 12-15 लोग हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में कभी कांग्रेस में सरकार का हिस्सा रहते हैं और 5 साल वो प्रदेश को लूटते हैं और उसके बाद फिर पार्टी के कर लेते हैं। ठीक है। और हेलो जी, सुन पा रहे दर्शक आपको मोहनिया जी। हाँ, तो पिछले 20 सालों से लगातार हो रहा है और ये देखने में आया है कि ये जो लोग हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात से मतलब है कि ये लोग भ्रष्ट हैं या इन्होंने ये काम नहीं किया, और ना कांग्रेस को कोई मतलब है। केवल 5 साल के बाद जब सत्ता प्राप्ति का इनके पास समय आता है तो ये अपने हिसाब से पार्टियां बदलते हैं और उसके हिसाब से फिर अपनी पार्टियों को तय करते हैं। और जिस व्यक्ति को 5 साल तक आप सरकार में रखते हैं उसको उसके बाद बोलते हैं कि जी अब ये व्यक्ति काम नहीं कर पाया इसलिए इसको निकाल रहे हैं। तो ये तो जनता को बिल्कुल धोखा देने वाली बात है और मुझे लगता है पिछले 20 सालों से दोनों पार्टी यही कर रही है। ठीक है मोहनी जी, बने रहेगा हमारे साथ सुरेश जोशी भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुरेश जी, इस कार्रवाई को अंजाम अगर देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया गया, और अब ऐसी कौन सी बात समझ में आ गई कि जिसके बाद ये कार्रवाई बीजेपी को करनी पड़ी? हालांकि उससे पहले कई विधायक थे ऐसे जो ये नाराजगी जता चुके थे और कहा जा रहा था कि बार बार वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आखिर पार्टी इन पर कार्रवाई कर नहीं रही है। लेकिन तब पार्टी उन्हें मान बरोबर में लगी हुई थी। क्या अब पार्टी को अंदेशा हो गया था कि वो जाने वाले हैं, उससे पहले ही अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी डिसीजन समय के अनुसार, समय के आधार पर और जिस समय जिस चीज की मांग करता है उसी समय डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, एक आइडियोलॉजी को स्वीकार करके आए थे, उस आइडियोलॉजी को उन्होंने स्वीकार किया था। 5 साल वो सरकार में रहे, लेकिन जब भी सरकार में भी इस तरह के जब उन्होंने प्रेशर बिल्टअप करने के प्रयास किए थे तो उनको हम लोग समझाते रहे कि भाई आप ये कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पार्टी उनको समझाते रही तो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहे। लेकिन विगत 1 माह से जब चुनाव बिल्कुल एकदम नजदीक आ गया तो जिस तरह से वो एक प्रेशर ये बनाना चाहते थे पार्टी में कि भाई मुझे भी टिकट चाहिए और टिकट भी मुझे दूसरी सीट से चाहिए, दूसरा मेरी बहू जो है क्या अनुकृति गोसाई क्या नाम है उनका, उनको भी टिकट चाहिए, और मेरी जो है और पत्नी को भी टिकट चाहिए, और मेरी सहेली को भी टिकट चाहिए। यानी जब वो 3-3, 4-4 टिकटों की डिमांड पार्टी के सम्मुख करने लगे तो पार्टी ने उनको बहुत प्रयास किया समझाने बुझाने का कि भाई आपको सिर्फ पार्टी अपने नॉर्म्स के आधार पर आप जिस सीट पे हैं, जिस सीट पर आपने 5 साल मंत्री पद का निर्वहन किया है, आप उस सीट पे काम करिए। लेकिन अब जब किसी भी बात की पराकाष्ठा हो जाती है, जब हमारी अभी कोर कमेटी की मीटिंग थी उसको हमने उनको बुलाया था, वो नहीं आए, उसके बाद भी उनको समझाया गया, तो जब वो लग रहा था कि भाई अब वो चीजें समझने लायक वो नहीं रहे या वो समझना भी नहीं चाहते हैं
और वो पार्टी का जो अनुशासन है उसको जो है वो समझ नहीं रहे हैं, और वो पार्टी पे अपने को बड़ा समझ रहे हैं, पार्टी को यानी छोटा। उनकी लाइन पार्टी से भी बड़ी हो गई है। ऐसा वो एक मैसेज और एक संदेश देना चाहते थे। अब कल की आप घटना देखिए, कल जब वो जा रहे थे तो उस समय उन्होंने एक दूसरे विधायक को बुला के कहा कि भाई चलिए दिल्ली चलते हैं और मेरी बहू भी चलेगी, हम कांग्रेस के नेताओं से जरा बातचीत करके आते हैं और कोई फैसला लेते हैं, नहीं तो भाजपा को सबक सिखाना या इस तरह की बातें हो रही थी। तो इसलिए जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो उसके बाद यही होता है, और अति की हमेशा इति होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना समझाना था, जितनी बातें करनी थी, नेतृत्व का जितना स्नेह प्यार उनको मिलना था, सब दिया, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरे नहीं। इसलिए भाजपा को कल ये कदम उठाना पड़ा और उनको पार्टी से भी निलंबित किया 6 साल के लिए, और साथ ही साथ उनको मंत्री पद से भी बर्खास्त किया। ये समय की मांग थी और ये उत्तराखंड की जनता इस चीज को देखना चाहती थी, क्योंकि लोग तंग आ चुके थे। आप का टीवी चैनल है, रोज आप देख रहे थे कभी कुछ इस तरह का जो विषय आ रहा था। तो अंतोगत्वा चुनाव से पहले ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि चुनाव में भी अगर हम बार्गेनिंग करके उनको टिकट भी दे देते, वो जीत जाते, तो फिर कल सरकार में बार्गेनिंग होती, कल आगे और चीजों में बार्गेनिंग होती। इसलिए हमने कहा कि भाई इन सब चीजों पर लगाम लगनी चाहिए और हमने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है मोहनिया जी, जिस तरीके से अब वो बीजेपी के जब तक थे तब तक बीजेपी के गुणगान गा रहे थे, बीजेपी से अलग हुए तो उनका कहना है कि सरकार कांग्रेस की आ रही थी, चाहे वो कुछ भी हो जाता। तो जब अंदर पाप है और उसके बाद आप किसी पार्टी के साथ हैं बेमन से, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो इसमें जनता का हित कहां है? और ऐसे मैले लोगों को क्या वाकई पार्टियों में जगह देनी चाहिए? मोहनिया जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ सुरेश जोशी जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी जी, लेकिन जिस तरीके से आपको नहीं लगता कि जब पहली बार उन्होंने जब इस तरीके की डिमांड रखी थी तो उसको हवा देकर हमने दूसरी गलती को जन्म दिया या फिर उन्हें हावी होने दिया? नहीं, देखिए, हमने गलती को जन्म भी नहीं दिया, हमने हावी भी नहीं होने दिया। देखो, मनुष्य को सुधारने का हर समय जो है कि प्रयास किया जाता है। गलती हर इंसान से होती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। लेकिन गलती को अगर कोई सुधार ले तो फिर वो गलती नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर आप बार बार गलतियां करोगे, एक के बाद एक गलती करोगे, पार्टी के अनुशासन को तार तार करोगे, और साथ ही साथ जो है कि आप अपनी आइडियोलॉजी पर विश्वास न करके आप पार्टी से बड़े बनने का प्रयास करोगे, तो उसके बाद उसके इसी तरह के निर्णय लिए जाते हैं। मैं तेरे को एक बात और बतलाना चाहता हूँ आपको। इस समय की जो परिस्थितियां और स्थितियां जो उत्तराखंड की चल रही हैं, मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जी जिस तरह से राजनीति करते आए हैं, सीट बदलना उनका, पार्टी बदलना, मतलब एक तरह से बहुत उनको ये लगता है कि भाई मैं कभी रुद्रप्रयाग लड़ूंगा, कभी कोटद्वार लड़ूंगा, श्रीनगर पौड़ी लड़ूंगा, या फिर वो अभी जैसे कह रहे हैं कि मैं डोईवाला भी लड़ सकता हूँ, सहजपुर भी लड़ सकता हूँ। ये तमाम चीजें आ रही हैं। और उसके साथ ही अभी तो वो कांग्रेस में गए नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से एक बहुत पुख्ता समाचार ये भी आ रहा है कि वो कांग्रेस में भी प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या और हरक सिंह, ये तीनों मिलकर के ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आती तो हरीश रावत को रोकना है। यानी हरीश रावत को रोकने का प्लान एडवांस में बनने लग गया, और इसकी सुगबुगाहट कहीं के हरीश रावत जी को भी हो चुकी है। और जैसे उन्होंने आज भी कहा कि भाई उनको माफी मांगनी पड़ेगी या उनके बारे में निर्णय नहीं होना चाहिए, तो हरीश रावत जी का जो ग्रुप है वो बार बार इस बात को दबाव बना रहा है कि हरक सिंह को कांग्रेस ज्वाइन न कराई जाए। तो अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति भी कांग्रेस में गया ही नहीं है और कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन उस पहले ही एडवांस में वहाँ प्लानिंग होने लग गई है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे कम शब्दों में दीजिएगा कि अगर वो एक दिग्गज नेता है और चुनाव नहीं हारते, ये हम सबको पता है और आपको भी पता है, अब ऐसे में उनकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी? नहीं, हमने तो जो है 1991 में उनको मंत्री बनाया था, 1993 में उनको विधायक बनाया, उसके बाद उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी सीट पर मोहन सिंह ग्रामवासी जी को 96 में हमने विधायक बनाया। 96 से लेके उत्तराखंड में जब तक बीजेपी पे वो नहीं थे या कांग्रेस में नहीं थे, वो कभी विधायक नहीं बन पाए। कई बार चुनाव लड़े, सारे चुनाव हारे। वो तो जब उत्तराखंड बना, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तब जाकर के वो विधायक बने। ये तो भाजपा पहले सबक सिखा चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी जिसको बर्खास्त करती है, जिसको निकालती है, उस व्यक्ति का इतिहास रहा है। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में देखोगे तो वो जब दूसरी पार्टी में जाता है या वो पार्टी छोड़ करके कोई अपना दल बनाता है तो कभी सरवाइव नहीं होता है। ये भाजपा का एक वो रहा है, आपने देखा होगा पुराना इतिहास। अभिशाप कह सकते हैं। ठीक है जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता, उनका साफ कहना था कि अब पानी सर से ऊपर हो गया था। और रही बात
कि उनकी भरपाई कैसे होगी तो वो बीजेपी कर लेगी, लेकिन उनके लिए फिर आगे का भविष्य जरूर अंधकार में हो जाएगा। खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा से निष्कासित कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अटकलें कांग्रेस में जाने को लेकर तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस महामंत्री ने बयान देते हुए कहा कि ये तो भविष्य के गर्भ में है और कि रावत कांग्रेस से ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर वह भाजपा की भ्रष्ट नीतियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो कांग्रेस में उनका स्वागत है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा के तकरीबन 15 विधायक कांग्रेस के संपर्क और जल्द ही भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। संभावनाओं का खेल है राजनीति, कुछ भी घटित हो सकता है और जिस तरीके से व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह जी के साथ किया है वो वास्तव में विचारणीय है और उससे साफ दिख रहा है कि भाजपा में घबराहट है और बहुत बड़ी भगदड़ मची हुई है। वहीं लखनऊ से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत पर की गई कार्रवाई का स्वागत किया है। दिलीप रावत ने कहा कि पार्टी ने देरी से जरूर मगर सही कार्रवाई की है। दिलीप रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे और बीजेपी के अंदर इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलती है, इसलिए कार्रवाई की गई। चलिए सीधे आपको ले चलते देहरादून, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के दल बदल को लेकर महत्वपूर्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। समझ रही है कि किस प्रकार से ये लोग कुर्सी की लालसा में, सत्ता लोलुपता में जनता के हितों को ताक पर रखने के लिए तैयार रहते हैं। किस प्रकार से इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल होनी चाहिए और सत्ता का दोहन कैसे करें, इसमें ये माहिर हो चुके हैं और दल बदल की राजनीति करके सत्ता को व्यवसाय समझ के भ्रष्टाचार से निजी संपत्ति को इजाफे करने के लिए ये दल बदलू नेता लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस में जो चक्कर लगा रहे हैं, ये जीता जागता प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि हरक सिंह रावत जी का जो नाटकीय प्रकरण चल रहा था उसका एक रूप जनता के सामने आया है। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जनता को धोखे देने की राजनीति है, यह हरक सिंह रावत उसका एक आईना है, यह प्रमाण है। यह हरक सिंह रावत जैसे लोग उत्तराखंड की 20-21 साल की बर्बादी के लिए एक सबूत हैं, एक दस्तावेज है अपने आप में कि ऐसे दल बदलू नेता, ऐसे लोगों ने इस उत्तराखंड की राजनीति को बदनाम किया है और शहीदों की शहादत से प्राप्त उत्तराखंड राज्य को, शहीदों की सपनों को साकार करने के बजाय आज लगातार इसका दोहन कर रहे हैं। इस अवसरवाद की राजनीति ने हमारे उस उत्तराखंड की अवधारणा को, जिसके लिए शहीदों ने अपनी शहादत दी थी, मातृशक्ति ने कुर्बानी दी थी, वो बहुत पीछे छूट गई है। आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आप देख रहे होंगे किसी भी रूप में सत्ता को हासिल करने में लगे हैं। इनके भाषणों में, इनके कार्यक्रमों में जो तू मैं की राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, उसमें जनता के मुद्दे कहीं भी नहीं हैं। जो कल तक हरक सिंह रावत जी को गाली देते थे वो आज उनको आदरणीय कह रहे हैं और जो कल तक आदरणीय कहते थे वो आज गाली दे रहे हैं। तो इस प्रकार की राजनीति जो उत्तराखंड में चल रही है वो राजनीति जनहित में नहीं बल्कि इनके स्वहित में हो रही है और जो निजी स्वार्थ की राजनीति यहां के नेता कर रहे हैं उस पर अब लगाम लगाने का अवसर आ गया है। उत्तराखंड की राजनीति में जिन्होंने ये हरक सिंह जैसे नेताओं को पाला है, इन दल बदलों को पाला है, वो भारतीय जनता पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी आज इस उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए उत्तराखंड की जनता के पास एक सुनहरा अवसर है कि सत्ता लोलुप और दल बदलू नेताओं के लिए और ये परंपरागत राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दोनों ही दलों को इस देवभूमि की सरजमी से उखाड़ फेंकने का एक सुनहरा अवसर आया है। और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से जनता के मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है उसको देखकर जनता में जो उत्साह है वो एक शुभ संकेत इस उत्तराखंड की
राजनीति के लिए है। इन नेताओं ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के द्वारा दिया गया प्रचंड जनादेश का अपमान किया गया है। स्थिर सरकार कहकर लगातार 3 सरकारें बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने अंतर्कलह से इतनी विकृत हो चुकी है कि लोग छटपटाकर भारतीय जनता पार्टी से दाएं बाएं भाग रहे हैं। वही जिसको हम डूबता हुआ जहाज कहते हैं, जो आज केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में अपने अंतर्कलह से ग्रसित है, ऐसी पार्टी कांग्रेस जो यहां दल बदल का खेल कर रही है, इनके मंसूबों पर उत्तराखंड की जनता पानी फेरेगी और 2022 में उत्तराखंड की जनता एक ऐतिहासिक मैंडेट देने जा रही है। जो यहां की संस्कृति है, जो हमारे ईमानदार लोग हैं, उत्तराखंड के लोग ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उत्तराखंड के लोग अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उत्तराखंड के लोग जिस भी समाज में दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी समाज के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। ऐसे समाज में ऐसे नेताओं का होना अपने आप में कलंक है। ये हमारे शहीदों की शहादत से हासिल उत्तराखंड राज्य पर ऐसे दल बदलू नेता और ऐसे हरक सिंह यहां पर कलंक हैं। इसलिए हमारी देवतुल्य जनता से अनुरोध है कि जो आपके सामने उत्तराखंड की राजनीति का विकृत रूप प्रस्तुत हुआ है, इसको समझते हुए आप अपना जनादेश दें और ऐसे लोगों को, चाहे किसी भी दल में जाएं, इनका बहिष्कार हो, इनकी जमानतें जब्त हो। हरक सिंह रावत जी का वो बयान मुझे याद आता है जब वो कहते थे कि मां धारी की कसम खाता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आज चुनाव लड़ने के लिए, अपने परिवार वालों को चुनाव लड़ाने के लिए सत्ता के साथ खेल रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के साथ खेल रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र विनती है कि आज हमारे पास अवसर है और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड का चुनाव उत्तराखंड के मुद्दों पर होने जा रहा है। उत्तराखंड की वो अवधारणा, वो कॉन्सेप्ट जिसके लिए हमारे शहीदों ने शहादत दी थी, जिसके लिए हमारी मातृशक्ति ने कुर्बानी की थी, जिसके लिए 42 लोगों ने अपनी शहादत दी थी, एक लंबा आंदोलन चला था, उस आंदोलन का अपमान यहां के भ्रष्ट नेता कर रहे हैं। मैं देवतुल्य जनता से अनुरोध करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को सबक जरूर सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने सीधा दल बदलने वाले नेताओं पर निशाना साधा और कहा है कि जनता को अब ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जो कि जनता के लिए नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड से महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही सरिता आर्य ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इधर कांग्रेस ने सरिता आर्य को सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि सोमवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सरिता आर्य को पार्टी में शामिल करा लिया है। आपको बता दें कि सरिता आर्य पहले भी यह कह चुकी थी कि अगर बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाऊंगी। इधर कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सरिता आर्य पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता आर्य, जो हमारे पूर्व विधायक भी रही हैं और वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्षा हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी ने गहन विचार विमर्श करने के बाद उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद से मुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जा रहा है। कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशियों की सूची रविवार को जारी हो जानी थी, लेकिन अभी कांग्रेस ने अपनी सूची 2-3 दिन और टाल दी है। माना यह जा रहा है कि हरक सिंह की कांग्रेस में जाने की संभावना को लेकर यह काफी सीटों पर टिकट मांग रहे हैं, जिन सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। और इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने सफाई दी है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जल्द ही जारी करेगी और गुण दोष के आधार पर प्रत्याशियों का चयन कर मैदान में उतारेगी। उन्होंने साफ किया है कि अगर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी करेगी। निश्चित तौर पर उनमें छांटने में
कई बार थोड़ी सी देर लग सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा हाईकमान जनहित में, उत्तराखंड के हित में, कांग्रेस के हित में निर्णय लेकर के मजबूत प्रत्याशियों को हमारे बीच में देगा। चमोली के घाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत कनोल की एक महिला ने रास्ते में बच्ची को जन्म दे दिया, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि 2018 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अभी तक सड़क नहीं बन रही है और सड़क नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण रहा है कि गर्भवती महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। देहरादून में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार बनानी होती तो कांग्रेस के लोग बीजेपी के पास आ जाते और कांग्रेस की सरकार बनानी होती तो बीजेपी के लोग कांग्रेस के पास आ जाते। लेकिन दोनों पार्टी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, इसी वजह से युवा मजबूरी में पलायन करते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, लेकिन 21 सालों में बीजेपी कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा कि टूरिज्म को और कैसे बढ़ाया जाए। मेरा ये मानना है दोस्तों, एक मौका आम आदमी पार्टी को आप दे के देखिए, और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। देहरादून में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और बीजेपी दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट में स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट देने की मांग की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यतीश्वरानंद को टिकट दिए तो सरकार की छवि पर नुकसान पहुंच सकता है। क्षेत्र में देखिए, उनने पूर्ण रूप से खनन कर रखा है और हमारे वहाँ लोकल लोगों को ये तक जानकारी नहीं कि हो क्या रहा है। सारे बाहर से वहाँ डंपर आ रहे हैं और यहाँ से जो है क्रशर माल जा रहा है, तो लेकिन हमारे लोकल क्षेत्र के लोकल लोगों को किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे विधायक से हमारा क्या मतलब? मसूरी को धनौल्टी विधानसभा के छजुला पट्टी के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां सड़क नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान करके 7 किलोमीटर की कच्ची सड़क का निर्माण किया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि छजुला पट्टी को सड़क से जोड़ने को लेकर रोड स्वीकृति हो चुकी थी और सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। आप बताइए कि आप मसूरी से आ रहे हैं और मसूरी से लगा हुआ क्षेत्र है, और अगर यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है जो राजधानी और पर्यटन नगरी मसूरी के इतनी पास है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी नीयत सही थी? इनकी नीयत नहीं थी ये काम करने की। अगर नीयत सही होती तो तकरीबन 25 साल पहले इस गांव को सड़क से जुड़ जाना चाहिए था। सड़क स्वीकृत है, लेकिन सड़क पर गैंती नहीं लगी, क्योंकि वो स्वीकृति के साथ उसको जो वित्तीय स्वीकृति जारी होनी थी, पैसे की व्यवस्था होनी थी, वो नहीं की गई और ग्रामीणों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा केवल मवाड़ा गांव नहीं, बल्कि वहां पर कोल्टी टुनेटा के अलावा थौलदार के बरनोली गांव और भी कई गांव हैं। जी सामने पे आपने खुद देखा, खुद आप लोगों ने गाड़ी लाई, किस तरीके से आप लोगों ने गाड़ी लाई आपको तो पता ही है। हमारे फिर भी गांव के लड़के ये है कि आदत पड़ी हुई है, गिरते रहते हैं, चोट लगते रहते हैं। मेरे भी खुद हाथ दिल्ली का काम है ये गिरना आम बात। ग्रामीण वासी हैं, हम इतने मजबूर हैं कि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता हमारी ओर, और हम मजबूर हैं कि इस रोड को हमें खुद साफ करना पड़ता है। बारिश बरसात के मौसम में यहाँ पे ऊपर से पहाड़ गिर जाते हैं, कोई सेफ्टी का यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अधिक जानकारी के साथ सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, क्या है ये पूरा मामला? आखिर किस वजह से ये सड़क स्वीकृत हो चुकी है, पीडब्ल्यूडी कह रहा है, तकनीकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से निर्माण नहीं हो पा रहा, ग्रामीणों को परेशानी? बात करी जाए तो ये छजुला पट्टी है जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाँव इसमें आते हैं और इसमें सबसे मूलभूत सुविधा जो सड़क है वो नहीं है। कई बार ग्रामीणों ने इसको लेकर कई बार बात भी करी है, कई बार अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों से मांग करी है, परंतु ये रोड बन नहीं पाई है और इसी को लेकर ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से अपने श्रम से इस रोड को बनाया, परंतु ये कच्ची रोड है और ऐसे में इस रोड का होना ना होना एकमात्र बराबर है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। ऐसे में जो छजुला पट्टी के करीब 1 दर्जन गांव हैं, उनके ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनको सड़क नहीं दे पा रहे जनप्रतिनिधि या सरकार तो वह वोट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुनाव के समय पे आते हैं और
यहाँ पर वोट मांगते हैं, परंतु जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद वो इस ओर देखते भी नहीं है। और ऐसे में अगर उनको सड़क नहीं मिलती है तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इसी से एक सड़क और यहाँ पर मसूरी केवटी सतुर मोटर मार्ग स्वीकृत हो रखा है, परंतु कुछ तकनीकी खामियों के कारण वो रोड का कार्य रुक गया है। ऐसे में हमारी जब अधिशासी अभियंता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो दिक्कतें थी उसको दूर कर लिया गया है और जल्द, क्योंकि रोड स्वीकृत है तो ऐसे में इसको बनाना उचित होगा, तो इसको लेकर जल्द यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है कि रोड का काम जल्द शुरू हो सके। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सुनील। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो।